Hey everyone, welcome back to another video of this channel. आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CSIR नेट जून 2015 के पेपर को और आज की जो हमारी सेक्शन होगी वो होगी लीनियर अलजेब्रा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो बेसिकली कुछ इस तरीके का है। इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें 3 ट्रांसफॉर्मेशन दी गई है जो कि r³ से r² की तरफ है और वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो कुछ इस तरीके की है। सबसे पहले हमें ट्रांसफॉर्मेशन कैपिटल A जो है वो कुछ इस तरीके की दी गई है। f ऑफ कॉलम वेक्टर xyz इज इक्वल टू होगा कॉलम वेक्टर 4x प्लस y। दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन हमें दी गई है कैपिटल B जो कि कुछ इस तरीके की है। g ऑफ कॉलम वेक्टर xyz इज इक्वल टू होगा कॉलम वेक्टर xy x प्लस y। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो तीसरी ट्रांसफॉर्मेशन हमें दी गई है कैपिटल C जो कि कुछ इस तरीके की है। h ऑफ कॉलम वेक्टर xyz इज इक्वल टू होगा कॉलम वेक्टर z माइनस x प्लस y। अब इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी जो कि r³ से r² की तरफ होगी। और इस क्वेश्चन के जो ऑप्शंस है वो कुछ इस तरीके के हैं। सबसे पहले हमें ऑप्शन ए में दिया गया है कि केवल f जो है वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। ऑप्शन बी में दिया गया है कि केवल g जो है वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। ऑप्शन सी में दिया गया है कि केवल h जो है वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमें ऑप्शन डी में दिया गया है कि ये तीनों की तीनों ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज f, g और h ये जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या है कि हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है कि इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। और क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो हमें पूछा गया है पार्ट बी की सेक्शन के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में केवल एक ही आंसर जो है वो सही होगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के बारे में। और इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ रिजल्ट्स जो कि हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले रिजल्ट में हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। तो इसमें क्या है कि हम मान के चलेंगे कि v1f और v2f ये दोनों के दोनों जो है वो वेक्टर स्पेस हैं ओवर द फील्ड f। और साथ ही साथ हम डिफाइन करेंगे एक मैपिंग T को जो कि v1f से v2f की तरफ होगी। और इस मैपिंग T को जो है हम कहेंगे कि ये जो है वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी अगर ये सेटिस्फाई करेगी इन दोनों प्रॉपर्टीज को। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि t ऑफ x प्लस y जो है वो बराबर होगा t ऑफ x प्लस t ऑफ y के। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि t ऑफ अल्फा x जो है वो बराबर होगा अल्फा इंटू t ऑफ x के हर एक x, y के लिए जो कि बिलोंग करेगा v1f के अंदर। और साथ ही साथ इस केस में अल्फा जो है वो बिलोंग करेगा f के अंदर। दूसरे रिजल्ट में हम डिस्कस करेंगे एक थ्योरम के बारे में जिसमें हम मान के चलेंगे कि v1f और v2f ये दोनों के दोनों जो है वो वेक्टर स्पेस हैं ओवर द फील्ड f। और साथ ही साथ t जो है वो एक मैपिंग है v1f से v2f की तरफ। तो उस टाइम पे हम ये चीज कहेंगे कि ये जो मैपिंग है t वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी अगर ये सेटिस्फाई करती होगी इस कंडीशन को। t ऑफ अल्फा x प्लस बीटा y जो है वो बराबर होगा अल्फा इंटू t ऑफ x प्लस बीटा इंटू t ऑफ y हर एक उन x, y जो कि बिलोंग करेंगे v1f के अंदर। और साथ ही साथ अल्फा, बीटा जो कि बिलोंग करेंगे f के अंदर। तीसरे रिजल्ट में हम डिस्कस करेंगे एक प्रॉपर्टी के बारे में जो कि रिलेटेड है हमारे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से। इसमें हम मान के चलेंगे कि t जो है वो एक मैपिंग है जो कि v1f से v2f की तरफ है। और इस केस में ये जो मैपिंग है वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो उस टाइम पे हम ये चीज कहेंगे कि t ऑफ 0 जो है वो बराबर होगा 0 डैश के जहाँ पे 0 जो है वो एक 0 वेक्टर है v1f के अंदर। और साथ ही साथ 0 डैश जो है वो एक 0 वेक्टर है v2f के अंदर। तो ये वो 3 रिजल्ट्स हैं जो कि हम यूज करेंगे आज की वीडियो के अंदर। अब हम आ जाते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे उस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जो कि हमें दी गई है कैपिटल A के अंदर जिसमें हमें दी गई है ट्रांसफॉर्मेशन f जो कि डिफाइन की गई है r³ से r² की तरफ और जो कि कुछ इस तरीके की है। और यहाँ पे r³ और r² ये दोनों के दोनों जो है वो वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड R।
अब इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली क्या पूछा गया है कि हमें बताना है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन f है वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है। और ये जानने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। सबसे पहले तरीके में हम कंसिडर करेंगे f ऑफ कॉलम वेक्टर 0 0 0 और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये बराबर होता है कॉलम वेक्टर 0 0 के। अगर तो ये दोनों के दोनों जो है वो बराबर आ जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि इस केस में ये जो ट्रांसफॉर्मेशन f है वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। लेकिन अगर ये दोनों के दोनों जो है वो बराबर नहीं आते हैं तो वहां से हम ये चीज कहेंगे कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन f है वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी। तो उसके लिए जैसा कि हमें पता है कि कॉलम वेक्टर 0 0 0 ये जो है वो एक जीरो एलिमेंट है R³ के अंदर और साथ ही साथ कॉलम वेक्टर 0 0 ये जो है वो एक जीरो एलिमेंट है R² के अंदर। तो उसके बाद हम कंसिडर करेंगे f ऑफ कॉलम वेक्टर 0 0 0 जो कि फर्दर बराबर होगा कॉलम वेक्टर 4 0 और जो कि इस केस में बराबर नहीं है कॉलम वेक्टर 0 0 के। तो यहाँ से हम ये चीज कह सकते हैं कि जो ट्रांसफॉर्मेशन f है वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी। दूसरे तरीके में हम कंसिडर करेंगे f ऑफ कॉलम वेक्टर x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 z1 प्लस z2 और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये जो है वो बराबर होगा f ऑफ कॉलम वेक्टर x1 y1 z1 प्लस f ऑफ कॉलम वेक्टर x2 y2 z2। और अगर ये चीज जो है वो पॉसिबल हो जाती है तो वहां से हम ये चीज कहेंगे कि हमारी जो ट्रांसफॉर्मेशन f है वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। लेकिन अगर ये चीज जो है वो बराबर नहीं आती है तो यहाँ से हम ये चीज कहेंगे कि जो ट्रांसफॉर्मेशन f हमें दी गई है वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी। तो उसके लिए हम मान के चलेंगे कि हमारे पास दो कॉलम वेक्टर्स हैं। सबसे पहला कॉलम वेक्टर है x1 y1 z1 और दूसरा कॉलम वेक्टर है x2 y2 z2 जो कि बिलोंग करेगा R³ के अंदर। उसके बाद सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे f ऑफ कॉलम वेक्टर x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 z1 प्लस z2 जो कि इस केस में बराबर होगा कॉलम वेक्टर 4 x1 प्लस x2 प्लस y1 प्लस y2। और उसके बाद दूसरी चीज जो हम कंसिडर करेंगे f ऑफ कॉलम वेक्टर x1 y1 z1 प्लस f ऑफ कॉलम वेक्टर x2 y2 z2 जो कि इस केस में बराबर होगा कॉलम वेक्टर 8 x1 प्लस x2 प्लस y1 प्लस y2। और इन दोनों चीजों को कैलकुलेट करने के बाद आप यहाँ से ये चीज कंक्लूड कर सकते हो कि f ऑफ कॉलम वेक्टर x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 z1 प्लस z2 ये जो है वो बराबर नहीं होगा f ऑफ कॉलम वेक्टर x1 y1 z1 प्लस f ऑफ कॉलम वेक्टर x2 y2 z2। तो यहाँ से हम ये चीज कंक्लूड कर पाएंगे कि हमारी जो ट्रांसफॉर्मेशन f है वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी। तो इस पूरी डिस्कशन से हमें ये चीज पता चल रही है कि इन दोनों तरीके से हमें ये चीज पता चली है कि हमारी जो ट्रांसफॉर्मेशन f है वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी। अब हम आ जाते हैं इस क्वेश्चन के ऑप्शंस की तरफ। जैसा कि अभी हम डिस्कस करके आए कि जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन f है वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है तो यहाँ से हम ये चीज कह पाएंगे कि हमारे ऑप्शन ए और ऑप्शन डी ये दोनों के दोनों जो है वो गलत हो जाएंगे। और अब हमारे पास केवल दो ही ऑप्शंस बचेंगे जो कि है ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। तो अब हम हमारे अगले स्टेप में ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा। तो उसके लिए हम आ जाते हैं हमारी दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जो कि है कैपिटल बी और जिसमें हमें दी गई है ट्रांसफॉर्मेशन जी जो कि डिफाइन की गई है R³ से R² की तरफ और जो कि कुछ इस तरीके की है जहाँ पे R³ और R² ये दोनों के दोनों जो है वो वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड R। अब इसमें हमें आगे ये चीज जाननी है कि क्या ये जो ट्रांसफॉर्मेशन G है वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है। तो उसके लिए हम कंसिडर करेंगे G ऑफ कॉलम वेक्टर x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 z1 प्लस z2 और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये जो है वो बराबर होगा G ऑफ कॉलम वेक्टर x1 y1 z1 प्लस G ऑफ कॉलम वेक्टर x2 y2 z2। अगर ये दोनों जो है वो बराबर हो जाते हैं तो यहाँ से हम ये चीज कहेंगे कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हमें G दी गई है वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। लेकिन अगर ये दोनों जो है वो बराबर नहीं होते हैं तो यहाँ से हम ये चीज कहेंगे कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हमें G दी गई है वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी। तो उसके लिए हम मान के चलेंगे कि हमारे पास दो कॉलम वेक्टर्स हैं
जिसमें सबसे पहला कॉलम वेक्टर है x1 y1 z1 और जिसका दूसरा कॉलम वेक्टर है x2 y2 z2 जो कि बिलोंग करेंगे R³ के अंदर। इसमें सबसे पहली चीज हम कैलकुलेट करेंगे g ऑफ कॉलम वेक्टर x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 z1 प्लस z2 जो कि इस केस में बराबर होगा कॉलम वेक्टर x1 y1 प्लस x1 y2 प्लस x2 y1 प्लस x2 y2 x1 प्लस x2 प्लस y1 प्लस y2। और फिर उसके बाद दूसरी चीज जो हम कंसिडर करेंगे g ऑफ कॉलम वेक्टर x1 y1 z1 प्लस g ऑफ कॉलम वेक्टर x2 y2 z2 जो कि फर्दर बराबर होगा कॉलम वेक्टर x1 y1 प्लस x2 y2 x1 प्लस x2 प्लस y1 प्लस y2। इन दोनों चीजों को कैलकुलेट करने के बाद आप यहाँ से ये चीज कंक्लूड कर सकते हो कि g ऑफ कॉलम वेक्टर x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 z1 प्लस z2 ये जो है वो बराबर नहीं होगा g ऑफ कॉलम वेक्टर x1 y1 z1 प्लस g ऑफ कॉलम वेक्टर x2 y2 z2। तो यहाँ से हम ये चीज कह पाएंगे कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हमें g दी गई है वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी। अब हम दोबारा से आ जाते हैं हमारे ऑप्शंस की तरफ और जैसा कि अभी हम डिस्कस करके आए कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हमें g दी गई है वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, तो ऑटोमेटिकली हमारा ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा और इसके बाद हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन बचेगा जो कि होगा ऑप्शन सी। तो ऑटोमेटिकली हमारा ऑप्शन सी जो है वो आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ऑल्दो हमें पता चल गया है कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन सी, लेकिन फिर भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों हमारा ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है और उसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो कुछ इस तरीके की है। इसमें हम कंसिडर करेंगे हमारी तीसरी ट्रांसफॉर्मेशन जो कि है कैपिटल सी, जिसमें हमने डिफाइन किया है h को जो कि r³ से r² की तरफ है और जिसे डिफाइन किया गया है कुछ इस तरीके से जहाँ पे हमारा r³ और r² ये दोनों के दोनों जो है वो वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड R। अब इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी ये जो ट्रांसफॉर्मेशन h है वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे है। तो उसके लिए हम मान के चलेंगे कि हमारे पास दो कॉलम वेक्टर्स हैं जिसमें सबसे पहला कॉलम वेक्टर है x1 y1 z1 और साथ ही साथ जो दूसरा कॉलम वेक्टर है वो है x2 y2 z2 और ये दोनों के दोनों जो है वो बिलोंग करेंगे R³ के अंदर। और साथ ही साथ हम मान के चलेंगे कि अल्फा और बीटा जो है वो बिलोंग करेंगे R के अंदर। तो उसके बाद हम कंसिडर करेंगे h ऑफ कॉलम वेक्टर अल्फा x1 प्लस बीटा x2 अल्फा y1 प्लस बीटा y2 अल्फा z1 प्लस बीटा z2 जो कि फर्दर बराबर होगा इस चीज के और यहाँ से ये चीज जो है वो फर्दर बराबर होगी इसके अल्फा इंटू कॉलम वेक्टर z1 माइनस x1 प्लस y1 प्लस बीटा इंटू कॉलम वेक्टर z2 माइनस x2 प्लस y2 जो कि फर्दर बराबर होगा अल्फा इंटू h ऑफ कॉलम वेक्टर x1 y1 z1 प्लस बीटा इंटू h ऑफ कॉलम वेक्टर x2 y2 z2। तो यहाँ से हम ये चीज कंक्लूड कर पाएंगे कि h ऑफ कॉलम वेक्टर अल्फा x1 प्लस बीटा x2 अल्फा y1 प्लस बीटा y2 अल्फा z1 प्लस अल्फा z2 इज इक्वल टू होगा अल्फा इंटू h ऑफ कॉलम वेक्टर x1 y1 z1 प्लस बीटा इंटू h ऑफ कॉलम वेक्टर x2 y2 z2 जो कि फर्दर इस चीज को इम्प्लाई करेगा कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हमें h दी गई है इस क्वेश्चन में वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी और यहाँ से हम ये चीज कह पाएंगे कि हमारा ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही होगा और इसी वजह से जो है हमारा ऑप्शन सी जो है वो आंसर होगा इस क्वेश्चन का। और इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ ही हम एंड करते हैं आज की वीडियो को और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।